शर्मा के कहीं चला जाए ना। पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना। क्या होता है जब एक चमकता सितारा रातों रात इंडस्ट्री के सबसे बड़े भाई से टकरा जाए? सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। क्या एक प्रेम कहानी किसी का पूरा करियर तबाह कर सकती है? या फिर उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस स्टार को लोग अगला शाहरुख खान बता रहे थे, कैसे उस एक्टर को पूरी इंडस्ट्री ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन वो आज बॉलीवुड के बादशाहों से भी ज्यादा अमीर है। आज हम खोलने जा रहे हैं विवेक ओबेरॉय की जिंदगी की वो किताब जिसके हर पन्ने पर ड्रामा, धोखा और एक अविश्वसनीय वापसी की कहानी लिखी है। वो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुरेश ओबेरॉय के बेटे थे। 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में जन्मे विवेकानंद ओबेरॉय के लिए फिल्मों में आना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी परवरिश एक फिल्मी माहौल में हुई। लेकिन विवेक एक ऐसे स्टार किड थे, अपने पिता के नाम पर इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते थे, बल्कि उनमें एक आग थी, खुद को साबित करने की एक जिद। यही वजह थी कि वह सिर्फ विरासत पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को सीखने के लिए पहले लंदन का रुख किया और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एक्टिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यह दिखाता है कि वह अपने काम को लेकर कितने सीरियस थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी काम किया। उनकी रगों में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि बिजनेस का खून भी दौड़ता था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने महज 15 साल की उम्र से ही छोटे मोटे वॉइस ओवर और शोज को होस्ट करके पैसे कमाना शुरू कर दिया था। यह उस बिजनेस माइंडसेट का पहला संकेत था जो भविष्य में उनके बहुत काम आने वाला था। और ये सुअर मुझे गाली देगा, मुझे माँ बहन की गाली देगा, ये साला झूठ बोलता है। मैं गाली देगा। साल 2002 बॉलीवुड में रोमांस और फैमिली ड्रामा का बोलबाला था। ऐसे में एक 26 साल का लड़का एक ऐसी फिल्म से डेब्यू करता है जो इन सब से कोसों दूर थी। राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी, जिसमें उनके साथ अजय देवगन, मनीषा कोइराला, उर्मिला और साउथ के एक्टर मोहनलाल ने भी काम किया था। ये किसी स्टार किड के लिए एक टिपिकल लॉन्च नहीं था। कोई नाच गाना नहीं, कोई खूबसूरत लोकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दमदार एक्टिंग। जो काम मेरे हाथ से होएगा उसका फैसला मेरा है। आपने वार सिकोड़ा है, मेरे से पूछ के उड़ाया क्या? तू क्या सोचता है कंपनी तेरे बिना नहीं चल सकती? अगर कंपनी मेरे बिना चल सकती है ना, तो मैं भी कंपनी के बिना चल सकता हूँ। विवेक ने चंदू नागर का किरदार निभाया, जो दाऊद इब्राहिम के गैंग के एक सदस्य छोटा राजन से प्रेरित था। लेकिन विवेक पर्दे पर ऐसे छाए कि देखने वाले दंग रह गए। कंपनी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई, लेकिन इससे भी बड़ी बात थी, विवेक की परफॉर्मेंस को मिली तारीफ। उस साल उन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि वह यहाँ सिर्फ टिकने नहीं बल्कि राज करने आए हैं। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को एक ही तरह के रोल में बंधने से बचाना। विवेक ने यह चुनौती अपने पहले ही साल में पार कर ली, जिस साल उन्होंने कंपनी के गैंगस्टर के रूप में लोगों के दिलों में दहशत पैदा की। उसी साल 2002 में वो शाद अली की रोमांटिक ड्रामा साथिया में रानी मुखर्जी के साथ एक प्यारे चॉकलेटी हीरो के रूप में नजर आए और नतीजा साथिया साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। यह उस साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने विवेक की इमेज को पूरी तरह बदल दिया। वो अब सिर्फ एक गंभीर एक्टर नहीं बल्कि एक रोमांटिक हीरो भी थे, जिसकी एक मुस्कान पर लड़कियां फिदा थीं। सिर्फ 1 साल के अंदर विवेक ओबेरॉय ने वो हासिल कर सक्सेस। वो हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बन गए थे। मीडिया ने उन्हें बॉलीवुड का अगला बड़ा सितारा और नेक्स्ट शाहरुख खान तक कहना शुरू कर दिया था। आदित्य चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि तुम में शाहरुख खान बनने की पूरी क्षमता है। उनका भविष्य सूरज की तरह चमक रहा था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी के आसमान में एक भयानक तूफान दस्तक देने वाला था। एक ऐसा तूफान जो किसी और की कहानी से उठ रहा था। 90 के दशक के अंत में बॉलीवुड में एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया। यह कहानी थी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला 1994 की मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की। नाना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। उनकी प्रेम कहानी 1999 में संजय लीला भंसाली की शानदार फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर शुरू हुई। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी
कि वह जल्द ही ऑफ स्क्रीन भी एक हकीकत बन गई। वो बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ी थी। हर मैगजीन के कवर पर, हर अवार्ड फंक्शन में वह साथ नजर आते थे। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक स्याह हकीकत भी पनप रही थी। सलमान खान, जो पहले भी संगीता बिजलानी और सोमी अली के साथ लंबे लेकिन नाकाम रिश्तों में रह चुके थे, इस रिश्ते को लेकर बेहद पॉजिटिव थे। कहा जाता है कि संगीता बिजलानी से तो उनकी शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन संगीता ने उन्हें किसी और के साथ पकड़ लिया और रिश्ता तोड़ दिया। जल्द ही सलमान का प्यार जुनून में बदलने लगा। डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़, जो उस समय ऐश्वर्या के पड़ोसी थे, ने बाद में बताया कि सलमान का प्यार एक ऑब्सेशन बन गया था। सेट पर भी सलमान का पॉजिटिव बर्ताव दिखने लगा था। हम दिल दे चुके सनम के सेट पर एक सीन के दौरान उन्होंने अपनी को एक्ट्रेस शिबा चड्ढा को गले लगाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि सामने ऐश्वर्या मौजूद थी, जिसके चलते शूटिंग कुछ देर के लिए रुक गई थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। नवंबर 2001 की एक रात सलमान खान कथित तौर पर ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए और घंटों तक उनका दरवाजा पीटते रहे। वो बिल्डिंग से कूदने की धमकी भी दे रहे थे। दरवाजा पीटते पीटते उनके हाथ से खून तक निकलने लगा था। सुबह जाकर ऐश्वर्या ने दरवाजा खोला। बाद में सलमान ने माना कि ऐसा करना उनकी गलती थी। रिश्ते में सबसे बड़ी दरार तब आई जब शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते के सेट पर सलमान ने कथित तौर पर हंगामा खड़ा कर दिया। वह ऐश्वर्या से झगड़ पड़े, जिससे शूटिंग में लगातार देरी होने लगी। आखिरकार फिल्म के प्रोड्यूसर होने के नाते शाहरुख खान को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपनी दोस्त ऐश्वर्या को फिल्म से निकालकर रानी मुखर्जी को साइन कर लिया। यह ऐश्वर्या के लिए एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल झटका और सार्वजनिक अपमान था। पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। 2002 में ऐश्वर्या राय ने एक प्रमुख अखबार को एक इंटरव्यू दिया, जिसने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से सलमान खान पर शारीरिक शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। ऐश्वर्या ने कहा, हमारे ब्रेकअप के बाद वो मुझे फोन करके बकवास करते थे। उन्हें शक था कि मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहा है। अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक सबके साथ मेरा नाम जोड़ा गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब सलमान मेरे साथ फिजिकल हुए और मारा। उन्होंने उस रिश्ते को अपनी जिंदगी का एक बुरा सपना बताया और कहा कि वह शुक्रगुजार है कि यह सब खत्म हो गया। इन आरोपों ने सबको चौंका दिया। सलमान खान ने बाद में इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर मैं किसी को मारता तो वह बच नहीं पाती। यह सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वह वजह थी, यही वह दर्द और ट्रॉमा था जिससे ऐश्वर्या गुजर रही थी। जब उनकी जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हुई, एक ऐसा शख्स जो उस वक्त बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा था, विवेक ओबरॉय। ऐश्वर्या एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकली थी जो लगातार पब्लिक की नजरों में था, जहां हर झगड़ा एक हेडलाइन बनता था। वो शांति और स्थिरता चाहती थी। टूटे हुए दिलों को अक्सर एक सहारे की तलाश होती है। ऐश्वर्या राय के लिए वह सहारा विवेक ओबेरॉय बने। दोनों की मुलाकात 2004 में आई। एक रोमांटिक फिल्म क्यों हो गया ना के सेट पर हुई। ऐश्वर्या अपने दर्दनाक ब्रेकअप से उभर रही थी और विवेक इंडस्ट्री के गोल्डन बॉय अपने करियर के शिखर पर थे। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और मीडिया उनके अफेयर की खबरों से भर गया। विवेक इस रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर थे और ऐश्वर्या का बहुत ख्याल रखते थे। ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या को आखिरकार वह शांति मिल गई थी जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन सलमान खान को यह नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। 19 मार्च 2003 यह वो तारीख थी जिसने विवेक ओबरॉय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। विवेक ने बाद में दावा किया कि उस रात 12:30 से सुबह 5 बजे के बीच सलमान खान ने उन्हें 41 बार फोन किया, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इस कहानी में एक और अहम किरदार था, सलमान के छोटे भाई और विवेक के अच्छे दोस्त सुहेल खान। विवेक ने खुद बाद में बताया कि सुहेल इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस मामले को लेकर वह अपने भाई सलमान से भी भिड़ गए थे। सुहेल दोनों तरफ से चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कामयाब हो पाते, विवेक ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विवेक ओबरॉय ने अपने होटल के कमरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक उभरते हुए सितारे ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े और ताकतवर सुपरस्टार को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी। विवेक ने बाद में माना कि उनके करीबी कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था, लेकिन फैसला आखिरकार उनका था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा कि सलमान ने नशे की हालत में उन्हें इंडस्ट्री की कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ अपने संबंधों के बारे में भी बताया। पूरा बॉलीवुड सन रह गया। यह एक धमाका था। विवेक को शायद लगा होगा कि वह एक महिला की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। विवेक ने खुद बताया कि उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें फोन करके कहा था, इसके बारे में बात मत करो, यह एक फैमिली सीक्रेट है। लेकिन विवेक ने इस फैमिली सीक्रेट को मीडिया के सामने लाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। यह सही या गलत की लड़ाई नहीं थी, यह ताकत और वफादारी की लड़ाई थी और विवेक ने गलत पक्ष चुन लिया था। विवेक को हमदर्दी मिलने की बजाय आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया
और फिर इंडस्ट्री ने अपना फैसला सुनाया। उन्हें उन फिल्मों से निकाल दिया गया जो वह पहले ही साइन कर चुके थे। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। विवेक ने बताया कि शूट आउट 8 लोखंडवाला जैसी फिल्म में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देने के बाद भी वह 14 महीने तक घर पर खाली बैठे रहे। उनके पास कोई काम नहीं था। उनके दोस्त भी उनसे दूर हो गए। सोहेल और अरबाज खान के साथ उनकी गहरी दोस्ती टूट गई। सोहेल को लगा कि विवेक ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि जब वह निजी तौर पर मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, विवेक ने इसे पब्लिक कर दिया। विवेक ओबरॉय अब बॉलीवुड में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। ऐश्वर्या राय, वो महिला जिसके लिए विवेक ने यह सब किया था, उन्होंने इस पूरे विवाद से और विवेक से पूरी तरह दूरी बना ली। उन्होंने अपना करियर खो दिया, अपने दोस्त खो दिए, और अब वह महिला भी चली गई जिसके लिए उन्होंने यह सब दांव पर लगाया था। इस बहिष्कार का विवेक के निजी जीवन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने बाद के इंटरव्यू में बताया कि वह डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें और उनके परिवार को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने लगे। यह धमकियां सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी माँ, बहन और पिता सुरेश ओबरॉय को भी दी जाती थी। विवेक कहते हैं कि उनके लिए सबसे मुश्किल था अपने माता पिता की आंखों में दर्द देखना। इसी दौर में उन्होंने इंडस्ट्री की असलियत को करीब से देखा। अपने करियर के शुरुआती घमंड में उन्होंने मुन्ना भाई MBBS, हम तुम और बंटी और बबली जैसी कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी, और अब उनके पास कोई फिल्म ही नहीं बची थी। जब विवेक ओबरॉय के लिए एक्टिंग के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने बिजनेस का दरवाजा खटखटाया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उनकी दिलचस्पी हमेशा से थी, और अपना ध्यान बिजनेस की दुनिया में लगा दिया। उन्होंने कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने मेगा एंटरटेनमेंट नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू की, और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। विवेक ओबेरॉय ने जिस भी चीज को हाथ लगाया वह सोना बन गई। उन्होंने भारत और UAE में 29 से ज्यादा कंपनियों में निवेश किया है, खासकर हेल्थ केयर और एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। नतीजा, आज विवेक ओबेरॉय की अनुमानित नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वह बॉलीवुड के उन टॉप सितारों से कहीं ज्यादा अमीर हैं जिनके साथ काम करने के लिए वह कभी तरसते थे। हो सकता है कि विवेक ने बॉलीवुड की लड़ाई हार दी हो, लेकिन अपनी विरासत की जंग में विवेक ओबरॉय निसंदेह जीत गए। तो इस पूरी कहानी में आपको कौन सही लगा और कौन गलत? आपकी राय में क्या विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने करियर की सबसे बड़ी गलती थी? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने और मसालेदार किस्से पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न